अब न्यूमेरिकल नंबर 12 क्या कहता है हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी की बुक के चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं भगवान चौधरी और बाकी जो लोग हैं वो अपने माइक ऑफ कर लें। आपकी आवाज जो है वो यहाँ पर आ रही है मोबाइल के आसपास की, तो उसकी वजह से क्लास में डिस्टरबेंस होता है। खैर, जो हमें पढ़ना था उस पर हम आते हैं। चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का न्यूमेरिकल नंबर 1.12 हमें देखना है। प्रश्न है, कोई विद्युत क्षेत्र धनात्मक x के लिए धनात्मक x दिशा में एक समान है तथा उसी परिमाण के साथ परंतु ऋणात्मक x के लिए ऋणात्मक दिशा में एक समान है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र प्लस x दिशा में हर जगह पर एक जैसा है और माइनस x दिशा में भी हर जगह एक जैसा है, लेकिन माइनस x दिशा में जो उसकी दिशा है वो अलग है और प्लस x दिशा में जो दिशा है वो अलग है। प्लस x दिशा में जो दिशा है वो प्लस एक्स एक्स की ओर है, जो माइनस एक्स दिशा में वो माइनस एक्स एक्स की ओर है। और ये आगे भी हमें पता चल जाएगा। E बराबर 200 I न्यूटन प्रति कूलम जब x इज ग्रेटर देन 0 हो और E बराबर माइनस 200 I कैप न्यूटन प्रति कूलम जब x 0 से छोटा हो। 20 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लंब वृत्तीय सिलेंडर का केंद्र मूल बिंदु पर है तथा इस एक्स अक्ष पर इस प्रकार से अनुदिश है कि इसका एक फलक चित्र में दर्शाए अनुसार x बराबर 10 सेंटीमीटर पर और दूसरा फलक x बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर पे है। तो इसमें टोटल 4 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक चपटे फलक से गुजरने वाले नेट बहिर्मुखी फ्लक्स का मान कितना है? सिलेंडर के पासर से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है? सिलेंडर से गुजरने वाला नेट बहिर्मुखी फ्लक्स कितना है? और सिलेंडर के भीतर नेट आवेश कितना है? ये कुल हमें क्वेश्चन पूछे हुए 4। बारी बारी से इनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि प्रश्न को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ। ये कह रहा है कि भाई आपके पास में ये एक अक्षीय प्रणाली है जिसमें एक प्लस एक्स दिशा है और एक माइनस एक्स दिशा है। इसमें एक बेलन प्रकार से रखा हुआ है कि बेलन का केंद्र और इस निर्देश तंत्र का केंद्र सेम ही है, ठीक है। और बेलन का जो एक पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ अपन अगर ले लें, राइट वाला पृष्ठ हम ले लें, और अगर मैं लेफ्ट वाला पृष्ठ ले लूं तो राइट वाला जो पृष्ठ है वो मूल बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और लेफ्ट वाला जो पृष्ठ है वो भी मूल बिंदु से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित है। एक प्लस 10 पर है और एक माइनस 10 पर, यानी राइट वाले पृष्ठ की जो दूरी है, जैसे हमने कल देखा था फलक में जो हमारे पास घन था उसमें लेफ्ट वाले फलक की दूरी राइट वाले फलक की दूरी, ऐसे इसमें कहा हुआ है कि राइट वाले फलक की जो मूल बिंदु से दूरी है वो प्लस का 10 सेंटीमीटर है और जो लेफ्ट वाला बिंदु है उसकी जो दूरी है वो माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो माइनस का 10 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ माइनस केवल दिशा को बता रहा है कि ये लेफ्ट में है, ठीक है। साथ में ये कह रहा है कि जो बेलन है, इस बेलन की लंबाई तो 10 और 10 20 हो ही गई है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर मतलब ये जो बेलन का वृत्तीय भाग होता है, इस वृत्तीय भाग की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक और खास बात ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0, मतलब प्लस एक्स एक्स की ओर, यानी वो बिंदु जहां पर x का मान 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा कहां होता है? प्लस एक्स एक्स की ओर होता है। प्लस एक्स एक्स से आगे जितने भी बिंदु हो उन सब पर 0 कहलाया गया। पर E की जो वैल्यू है वो है 200 I कैप न्यूटन प्रति कूलम, 200 I कैप न्यूटन प्रति कूलम, यानी प्लस एक्स एक्स की ओर इस बेलन के जितने भी बिंदु होंगे उन पर यह विद्युत क्षेत्र काम करेगा। ये विद्युत क्षेत्र काम करेगा जिसका मान कितना है? 200 है और दिशा है I कैप यानी प्लस एक्स अक्ष की तरफ। तो प्लस एक्स अक्ष दिशा में जितने भी बिंदु होंगे बेलन के उन पर 200 न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र ज्ञात काम करेगा और वो जो 200 न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र है उसकी जो दिशा है वो दिशा कैसी होगी? उसकी दिशा जो है वो दिशा इस प्रकार से होगी कि प्लस एक्स अक्ष के जितने भी बिंदु हैं उन सब के लिए ये प्लस एक्स अक्ष की दिशा में होगा, जैसा कि मैंने चित्र में बनाया हुआ है, ये चित्र में दिखाया हुआ है। दूसरा कह रहा है कि x इज लेस देन 0,
यानी कि माइनस वाले जो बिंदु एक्स माइनस एक्स एक्स वाले जो बिंदु है उन सब पर विद्युत क्षेत्र का मान है 200 माइनस आई कैप न्यूटन प्रति कूलम। इसको आप चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो माइनस का 200 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम। हालांकि प्रश्न में जो लिखा हुआ है वो ऐसे ही लिखा हुआ है माइनस का 200, माइनस पहले लिखा हुआ है 200 बाद में लिखा हुआ है, पर किसी भी सदिश राशि का जो परिमाण होता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो 200 तो ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है, इसलिए मैं माइनस को अंदर ले गया, और माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो हो जाएगा माइनस का आई कैप। माइनस का आई कैप का मतलब होता है कि इन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस एक्स अक्ष की ओर है, प्लस का आई कैप यानी प्लस एक्स अक्ष की ओर, और माइनस आई कैप यानी कि माइनस एक्स अक्ष की ओर। यानी कि हम कह सकते हैं कि बेलन के जो राइट वाला आधा भाग है, राइट वाला जो आधा भाग है उसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस एक्स अक्ष की तरफ है, और जो लेफ्ट वाला आधा भाग है उसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस एक्स अक्ष की ओर है। यानी कि दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हैं आपके पास में, कि जब आप राइट वाले भाग के लिए निकालो तो प्लस एक्स दिशा में लेना, और जब लेफ्ट वाले भाग के लिए निकालो तो माइनस एक्स दिशा में आपको लेनी पड़ेगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब ये कह रहा है प्रश्न क्या क्या है इसके। पहला प्रश्न है कि ये जो बेलन है इसके जो वृत्तीय भाग है, कितने दो वृत्तीय भाग होते हैं बेलन में, एक लेफ्ट में और एक राइट में, जो वृत्ताकार आकृति के होते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, जिसको लेफ्ट वाले को हमने S1 राइट वाले को हमने S1 माना, लेफ्ट वाले को S2 माना। इन दोनों से टोटल कितना फ्लक्स निकल रहा है, नंबर एक बात। दूसरा ये कह रहा है कि इस बेलन का जो ये बीच वाला भाग है इसको कहते हैं पाशर, बीच वाला जो भाग होता है उसको अपन कहते हैं पाशर, उस पाशर से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। ये जो दोनों वृत्तीय भाग है इनके बीच का जो भाग है उसको पाशर कहते हैं, इस पाशर से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। और तीसरा जो प्रश्न है वो कहता है कि बेलन से टोटल कितना फ्लक्स गुजर रहा है, और चौथा कहता है प्रश्न की इस बेलन के अंदर आवेश कितना है ये आपको बताना। तो हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन ए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कहता है कि दोनों वृत्तीय फलकों से निकलने वाले फ्लक्स आपको ज्ञात करने हैं। तो फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर ई डी एस कॉस ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन। अब मैं पहले पृष्ठ को S1 कह दूं तो इसको मैं कह सकता हूं फाई ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, फाई ई डी एस कॉस ऑफ थीटा में डी एस बराबर हो जाएगा 1। एक और तरीका है, चूंकि जो आपके पास में राइट वाला फलक है, ये वाला फलक, ये जो राइट वाला फलक है, जो वृत्तीय फलक है, वो मूल बिंदु से, इसका कोई सा भी बिंदु ले लो आप, मूल बिंदु से बराबर दूरी पर है, इसलिए आपको यहां अल्पांश लेने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट पूरा पृष्ठ भी ले सकते हो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फाई बराबर ई इंटू S1। अब बेलन के जो दो वृत्तीय हिस्से होते हैं, आपने देखा होगा बेलन अपने आसपास में, उसके जो दो वृत्तीय हिस्से होते हैं, उस वृत्तीय हिस्से के जो क्षेत्रफल होते हैं S1 और S2 वो हमेशा बराबर होते हैं। और वो कितने के बराबर होंगे, तो वो होंगे पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 3.14 और आर का जो मान है वो हमें दिया हुआ है 5 इंटू 10 की घात माइनस का 2। तो ये हो गया 5 इंटू 10 की घात माइनस का 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, 3.14 ऑलरेडी है ही, और 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 10 की घात माइनस का 4 आ जाएगा। 3.14 की जगह 22/7 भी लिख सकते हो। 3.14 को जब 25 से गुणा करोगे तो आपके पास में आएगा 78.5, 78.5। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं, जो क्षेत्रफल है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल की जो वैल्यू है S1 S2 की, दोनों की वैल्यू हमारे पास में आ गई। आप देख सकते हो ये S1 और S2 दोनों की वैल्यू निकाली हुई है। S1 बराबर S2 बराबर पाई आर स्क्वायर, और फिर उसके बाद में पाई का मान 22/7 और आर का मान 5 इंटू 10 की घात माइनस 2 मीटर रखा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 78.5 इंटू 10 की घात माइनस 4 या 7.85 इंटू 10 की घात माइनस का 3 मीटर स्क्वायर। ये S1 और S2 का मान है। मैं वापस से जो बात कर रहा था उस पर आता हूं। फाई बराबर है ES1, ठीक है, फाई बराबर है ES1। तो ये एक्चुअल में ES1 नहीं होता, E.S1 होता है।
ES1 नहीं होकर के क्या होता है E सदिश डॉट S1। आप इसकी जगह DS वाला सूत्र फॉर्मूला भी ले सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। DS वाला तब हम लेते जब हर अल्पांश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग हो, उसकी दूरी अलग अलग हो। अब इस डॉट को अगर हटाएं तो ये हो जाएगा ES cos थीटा। एक तरीका तो आपके पास में ये है, ठीक है। दूसरा तरीका आपके पास में ये है कि E और S दोनों की वैल्यू रख दो। तो E और S दोनों की वैल्यू अपन रखते हैं। E की वैल्यू, चूंकि ये राइट वाला फलक हम ले रहे हैं, राइट वाला फलक कहां पर है, प्लस एक्स अक्ष की ओर है कि माइनस एक्स अक्ष की ओर है। राइट वाला जो वृत्तीय भाग है सीधे हाथ की ओर, दाईं ओर का जो वृत्तीय भाग है वो प्लस एक्स अक्ष की तरफ है कि माइनस एक्स अक्ष की तरफ है? माइक ऑन करके बताओ कोई। प्लस एक्स प्लस एक्स अक्ष की तरफ है। तो जब ये प्लस एक्स अक्ष की तरफ है तो फिर हमें ई का जो मान है वो कितना लेना होगा, 200 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम। और अगर यही माइनस एक्स अक्ष की तरफ होता तो आपको लेना पड़ता माइनस का 200 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम। अब दूसरी बात, एस का मान, तो एस का मान अभी हमने निकाला है। एस का मान कितना है हमारे पास में, 7.85 इंटू 10 की घात माइनस का 3 मीटर स्क्वायर। अब देखो एक और खास बात कि ये जो 7.85 है ये हमारे पास में है राइट वाले वृत्तीय भाग के पृष्ठ के का क्षेत्रफल। कोई मुझे बता सकता है कि राइट वाला जो वृत्तीय भाग है उसके क्षेत्रफल की दिशा किस तरफ होगी? एक्स अक्ष की तरफ होगी, माइनस एक्स अक्ष की तरफ होगी, वाई अक्ष की तरफ होगी, माइनस वाई तरफ की तरफ होगी, जेड की तरफ होगी या माइनस जेड की तरफ होगी? किस तरफ होगी बताओ कोई। प्लस एक्स अक्ष की तरफ होगी। प्लस एक्स अक्ष की तरफ होगी और अपने को ये चित्र में दिखाई भी दे रही है प्लस एक्स अक्ष की तरफ, क्योंकि हमेशा क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस एक्स अक्ष के लिए आई कैप, प्लस एक्स अक्ष की तरफ लिए इसलिए आई कैप लगा दिया। अब अपन संख्याओं को गुणा कर देते, 200 को 7.85 से गुणा कर दो तो आपके पास में आएगा 1570 इंटू 10 की घात माइनस का 3। मात्रक आ गया न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन प्रति कूलम तो एज इट इज और ये मीटर स्क्वायर भी आ गया। लेकिन इसके साथ में एक चीज और आई है हमारे पास में, और वो आई है, मैं ऊपर जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूं, वो आई है आई कैप डॉट आई कैप। आई कैप डॉट आई कैप का मान 1 होता है, हमेशा याद रखना। आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के डॉट के कैप डॉट के कैप का मान 1 होता है। और आई डॉट जे डॉट आई डॉट के डॉट आई, जे डॉट के डॉट जे का मान 0 होता है। यानी कि जब बीच में डॉट लगा हुआ हो तो एक जैसे जो एकांक सदिश है उनको जब हम गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और अलग अलग तरह के एकांक सदिशों को गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो आई को आई से हमने डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणा किया तो इसका मान आएगा 1। तो आई डॉट आई का मान कितना होता है, 1 होता है। ये जो आई डॉट आई का मान 1 है ये हम समीकरण में रख देते हैं तो ये यहां से हट जाएगा। तो आपके पास में रह जाएगा 1570 इंटू 10 की घात माइनस का 3। अब ये पॉइंट यहां पर है, इस पॉइंट को अगर हम 3 संख्या आगे लेकर के जाएं तो ये हो जाएगा 1.570। 3 संख्या लेफ्ट में लेके गए हो तो 3 घात कम करनी पड़ेगी इंटू 10 की घात माइनस का 3। सॉरी, लेफ्ट में लेके गए हो तो 3 घात जोड़नी पड़ेगी, ये 3 जोड़ दिया, -3 + 3 कितना आ गया, 0। तो 10 की घात आपके पास में हो जाएगा 0। 1.57 इंटू 10 की घात 0। 10 की घात 0 का मान होता है 1। 10 की घात 0 का मान क्या होता है, 1। शिवम स्क्रीन नहीं आ रही है तो एक बार बाहर जाकर के और वापस आ जाओ। बाहर जाके का मतलब रीजॉइन कर लो, वापस से आ जाएगी, ठीक है। तो 1.57 इंटू 10 की घात 0, 10 की घात 0 का मान 1 होता है इसलिए हट जाएगा तो 1.57 आपके पास में रह जाएगा। तो ये एक सिंपल सा गुणा भाग है। गुणा भाग तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि आप 12वीं के स्टूडेंट हो तो इतना गुणा भाग तो आप कर ही सकते हो। पर फिर भी मैंने यहाँ पर ये बता दिया है, आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर E डॉट S1 लिया है, जहाँ E का मान रख दिया और S1 का मान रख दिया। E और S को गुणा करने के बाद में आपके पास में बीच में एक आ रहा है I डॉट I, और I डॉट I का मान होता है 1। और ये 1 अगर हम मान ले लें तो आपके पास में 200 को 7.85 से गुणा करने पर आपके पास आएगा 1570 इंटू 10 की घात -3। और जो
मात्रक है वो आएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इन दोनों को जब गुणा करके पॉइंट को आप आगे पीछे ले जाओगे तो मान आ जाएगा 1.57 इंटू 10 की घात माइनस 1.57 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये हमने राइट वाले फलक यानी पहले पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान निकाला। अभी हमने केवल पहले पृष्ठ के लिए निकाला। अच्छा, अब एक और खास बात है, देखो पहले पृष्ठ के को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें विद्युत क्षेत्र बाहर निकल रहा है। बाहर निकलते हुए विद्युत क्षेत्र के को हम कहते हैं बहिर्मुखी फ्लक्स, और अगर अंदर की तरफ आवे विद्युत क्षेत्र तो हम इसको कहते हैं अंतर्मुखी फ्लक्स। तो ये बहिर्मुखी फ्लक्स है। अब ऐसे मैं दूसरे पृष्ठ के लिए निकालूं तो दूसरे पृष्ठ के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई डॉट S2। ठीक है, ई का मान रख देते हैं, तो ई का मान आपके पास में है माइनस का 200 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम। माइनस का क्यों लिया हमने, माइनस का इसलिए लिया क्योंकि जो लेफ्ट वाला S2 फलक है वो ऋणात्मक x दिशा में है, और ऋणात्मक x दिशा के लिए विद्युत क्षेत्र का मान माइनस का 200 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम है प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में लिखा हुआ है कि x इज लेस देन 0 के लिए, x इज लेस देन 0, x 0 से छोटा तभी हो सकता है जब ये माइनस में हो। अब S2 का मान रखते तो S2 का मान भी 7.85 इंटू 10 की घात माइनस का 3 मीटर स्क्वायर है, और S2 पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा भी माइनस x अक्ष की तरफ है, तो माइनस x अक्ष की तरफ है इसलिए माइनस आई कैप आ जाएगा। प्लस x अक्ष की तरफ होती तो प्लस आई कैप आ जाता, जैसे हमने S1 पृष्ठ के लिए लिया था। S2 पृष्ठ के लिए माइनस x दिशा में है, पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा तो माइनस आई कैप आ गया। बस आपको गुणा भाग करना, आप इसको देखोगे ध्यान से तो ये बिल्कुल पहले जैसा ही आ रहा है, बस आपके पास में दो माइनस एक्स्ट्रा आ गए, एक ये माइनस एक्स्ट्रा आ गया है और एक ये माइनस एक्स्ट्रा आ गया, जिसको यहाँ पर आपको दिखाया गया, ये देख सकते हो। तो गुणा भाग करोगे तो संख्या तो वो की वही आनी चाहिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा अपने आप वैसे, और आई डॉट आई इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर 1.57 इंटू आई डॉट आई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आई डॉट आई बराबर 1 होता है, तो ये φ2 का मान होगा। अब आपको निकालना है पासरू के लिए, तो ये हमारा बेलन है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो या तो प्लस x अक्ष की तरफ है या माइनस x अक्ष की तरफ है। ठीक है, मैं पीछे लेके चलता हूं आपको, ये चित्र में आपको दिख रहा होगा, सभी को स्क्रीन पर ये चित्र दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीच वाले पृष्ठ की, ये बीच वाले पृष्ठ की। तो बीच वाले पृष्ठ पर अगर मैं ऊपर की ओर कोई अल्पांश लूं तो उसके क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की तरफ आएगी। अगर मैं नीचे की तरफ कोई अल्पांश लूं तो उसके क्षेत्रफल की दिशा नीचे की तरफ आएगी। अगर मैं आगे की तरफ कोई अल्पांश लूंगा तो उसके क्षेत्रफल की जो दिशा है वो बाहर की तरफ आएगी, बाहर की तरफ निकलती हुई आएगी। और अगर मैं पीछे की तरफ कोई अल्पांश लूंगा तो उसकी अंदर की तरफ जाती हुई दिशा आएगी। ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझिएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा जो पार्श्व है उसके लिए ऊपर हो सकती है, नीचे हो सकती है, अंदर की तरफ हो सकती है, बाहर की तरफ हो सकती है, इनके बीच में कहीं हो सकती है। और जो विद्युत क्षेत्र की नहीं सॉरी क्षेत्रफल की दिशा, और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो या तो प्लस एक्स अक्ष की तरफ हो सकती है या माइनस। अब आप कहोगे प्लस दोनों ही क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आधा पार्श्व तो प्लस एक्स दिशा में है और आधा पार्श्व माइनस एक्स दिशा में, तो प्लस एक्स में भी हो सकती है और माइनस एक्स में भी हो सकती है। कोई मुझे बता सकता है कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच में कितना कोण होगा? विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच में कितना कोण होगा? अच्छा चलो एक उदाहरण लेते हैं, आपके पास में एक बेलन है, ठीक है ना, उस बेलन के ठीक बीचों बीच आपने एक तार रख दिया है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक बेलन उसके ठीक बीचों बीच आपने तार रख दिया जो बेलन के लेफ्ट में से भी बाहर निकल रहा है, राइट में से भी बाहर निकल रहा है। तो वो तार की जो तार जो है ना वो तो हो गई विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, अब बेलन का जो बीच वाला भाग होता है उसमें आप इमेजिन करो आपने कहीं पर भी एक छोटा सा हिस्सा बना दिया, आपने निशान लगा दिया छोटे से बीच वाले भाग में। उसके क्षेत्रफल की दिशा के बारे में सोचो कि उसके क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी। जैसे आपने ऊपर निशान लगा दिया, नीचे लगा दिया, पीछे की तरफ लगा दिया, आगे की तरफ लगा दिया, तो विद्युत क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है? पृष्ठ के लंबवत। ठीक है, मैं इसको एक और तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। स्क्रीन पर मैं दिखाई दे रहा हूं सभी को? क्या स्क्रीन पर मैं सभी को दिखाई दे रहा हूं?
जैसे मेरा हाथ है, ये जो मेरा हाथ है ना, इसको आप बेलन मान लो। ये तो हो गया इसका बेलन का एक वृत्तीय भाग, ये हो गया बेलन का दूसरा वृत्तीय भाग, और ये जो बीच वाला भाग है ना, ये कहलाएगा पासर। ठीक है। अब देखो बेलन के लिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा वो किधर है, या तो प्लस एक्स दिशा में है और या फिर माइनस एक्स दिशा में, यानी राइट में है या लेफ्ट में। अब अगर मैं यहां कोई अल्पांश लूं यहां पर, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, इसके लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है। अगर मैं यहां पर कोई अल्पांश लूं तो इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, इस ओर। ठीक है। अगर मैं नीचे कोई अल्पांश लेता तो उसके क्षेत्रफल की दिशा किधर होती, नीचे की ओर। ये बताओ कि ये जो क्षेत्रफल की दिशाएं आई हैं, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा से कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का बना रही है। तो आपको सभी को समझ में आ गया भाई 90 डिग्री क्यों बन रहा है, पासरों और विद्युत क्षेत्र के बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है। तो ये एक 90 डिग्री नहीं बन रहा है, बहुत सारे 90 डिग्री बन रहे हैं, लेकिन हमने एक ही उसमें बता दिया इसको। तो इस तरीके से हमको ये पता चल गया कि जो पासरों है उसमें जो कोण है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का, वो है 90 डिग्री। ठीक है। एक और खास बात मैं आपको इसमें बताऊंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगी। चित्र आ जाने जो सामने, ये चित्र इसका सामने आ गया है। तो देखो यहां पर आप देख सकते हो, हमने S3 की जो दिशा है और E की जो दिशा है उसको एक दूसरे के लंबवत बताया। हालांकि केवल ये दिशा हो ये जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि E की दिशा इधर हो और S3 की दिशा नीचे हो। ये भी हो सकता है कि E की दिशा लेफ्ट में हो और S3 की दिशा ऊपर हो, पर आएगा 90 डिग्री। तो अपन बहुत सारे तो नहीं बना सकते। अब मुझे बताओ कि ये पासर जो हमने लिया है, इसमें अगर मैं यहां एक बिंदु लेता हूं, आपकी स्क्रीन पर ये मैंने मार्का बनाया, ये शो हो रहा है क्या, ये जो मैंने वृत्त जैसा छोटा सा मार्का बनाया है, शो हो रहा है क्या। ठीक है। अब मुझे बताओ कि मूल बिंदु से इसकी जो दूरी है, ये जो मैंने छोटा सा अल्पांश लिया है, आप इमेजिन करो कि ये जो बीच वाला हिस्सा है आपने इस पे अलग अलग अल्पांश लिए हैं, क्या उन सबकी दूरियां मूल बिंदु से बराबर बराबर हैं, नहीं सर, नहीं है। दूसरी बात कि क्या ये एक जैसे हैं, तो हम कहेंगे नहीं है। इसलिए हम इसके लिए डायरेक्ट फाई बराबर E डॉट एस वाला फॉर्मूला काम में नहीं ले सकते हैं। इसके लिए हम क्या काम में लेंगे, E डॉट डी एस वाला फॉर्मूला काम में। तो डीएस वाला फॉर्मूला कब हम काम में लेते हैं, जब हम पूरे पृष्ठ का एक साथ आकलन नहीं कर सकते, उसको छोटे छोटे भागों में। इसलिए देखो मैंने अल्पांश के लिए, तो पहले तो मैंने इतनी बार तो मैंने क्या लिखा था, ई एस। अब मैं क्या लिखूंगा, ई डी एस। यहां लिखने से रह गया है गलती से, ई डॉट एस थ्री रह गया है, आप इसको ई डॉट डी एस थ्री कर देंगे, ई डॉट डी एस थ्री। और जो कोण है, डॉट को जैसे हटाओगे तो क्या जाएगा आपके पास में, ई डी एस कॉस, और कोण का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये आप देख सकते हो, ये यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है। ये कोण का मान 90 डिग्री हो गया, और कॉस 90 का जो मान होता है वो होता है 0। तो आपके पास में आ जाएगा ई इंटू डी एस गुणा 0, और 0 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो पासरों से निकलने वाला जो फ्लक्स है उसका मान हो जाएगा 0। ठीक है। अब हमने दो क्वेश्चन सोल्व कर लिए, एक तो वृत्तीय भाग से कितना फ्लक्स निकल रहा है, एक पासरों से कितना फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है। अब तीसरा, सिलेंडर से टोटल कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो ये तो बहुत ही आसान है, टोटल फ्लक्स निकालना हो तो सारे पृष्ठों से निकलने वाले फ्लक्स को जोड़ दो, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 का जो मान है वो है 1.57, φ2 का जो मान है वो भी है 1.57, और φ3 का जो मान है 0 है। इन सबके मात्रक सेम है, जिसको कॉमन ले लिया है वो है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो 1.57 और 1.57 को जोड़ोगे तो आपके पास में आ जाएगा 3.14 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो इस तरीके से हम टोटल फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। तो टोटल फ्लक्स में तो आपको कुछ करना ही नहीं, आपको केवल जोड़ बाकी करना है। तो ये प्रश्न जो है वो दिखने में बड़ा था, लेकिन सॉल्व करने में ये बड़ा नहीं है, सॉल्व करने में ये बहुत आसान है। ये देख सकते हो कि कुल फ्लक्स तीनों के योग के बराबर है, तीनों के मान रख दिए, उन्हें जोड़ दिया, 3.14 इंटू 10 की घात, सॉरी इंटू 10 की घात तो कुछ भी नहीं है, 3.14 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब हमें अगला जो प्रश्न करना है इसमें वो है
अगला जो प्रश्न करना है इसमें वो है कि गाउस के नियम से हमें बताना है कि इसमें कुल आवेश कितना है। तो हम सब जानते हैं कि सूत्र होता है फाई बराबर समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो समीशन ऑफ क्यू बराबर कितना हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये सूत्र हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी काम में लिया, ठीक है। बस अब आपको फाई का एप्सिलॉन नॉट का मान रखना है। तो ये आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर ये गाउस का नियम काम में ले लिया है, फाई बराबर समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो फाई अपॉन समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, फाई बराबर, इससे क्यू का मान निकालना है तो एप्सिलॉन को नॉट को दूसरी तरफ ले जाओगे तो आपके पास आ जाएगा समीशन ऑफ क्यू बराबर फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान हमने अभी अभी निकाला हुआ ही है। फाई का मान हमने कितना निकाला था, 3.14 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम इंटू हमें गुणा करना है एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10 की घात माइनस का 12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये जो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर है इसे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कट गया और कूलाम से एक घात कूलाम की कट गई। बस अब आपको इनको गुणा करना है। तो जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास में जो राशि है वो आ जाएगी 27.8 इंटू 10 की घात माइनस का 12 कूलाम। 27.8 इंटू 10 की घात माइनस का 12 कूलाम। और ये जो 27.8 इंटू 10 की घात माइनस 12 कूलाम है, इसमें भी हम पॉइंट को एक संख्या लेफ्ट में ले जाएंगे। ये यहाँ देख सकते हो आप, 27.8 इंटू 10 की घात माइनस 12 कूलाम। एक संख्या लेफ्ट में यानी कि दो के बाद इसको ले जाएं तो एक घात जुड़ जाएगी, लेफ्ट में ले जाते तो एक घात जुड़ जाती है। तो माइनस का जो 12 है उसमें एक जुड़ गया तो हो गया माइनस का 11, ठीक है। लेफ्ट में ले जाए तो जुड़ेगा, राइट में ले जाए तो घटेगा। तो इस तरीके से हम ये मान ज्ञात कर सकते हैं, 2.78 इंटू 10 की घात माइनस का 11 कूलाम। तो हमने चारों प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है, प्रश्न संख्या 12 के चारों भागों को हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब लास्ट प्रश्न हमें पढ़ना है, लास्ट प्रश्न हमें देखना है। आप ज्वाइन रहें, मैं एक छोटा सा देख करके और वापस क्लास को ज्वाइन कर रहा हूं। आप ज्वाइन ही रहें, आप बाहर नहीं जाएं क्लास से, कि आज आपकी कोई वर्कशीट आई है या नहीं आई है, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूं। आज आपकी भौतिक विज्ञान की कोई भी वर्कशीट नहीं आई है। आपकी आज कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की वर्कशीट आई है, तो ये आपके लिए सूचना भी है। खैर अब हम अपने वापस टॉपिक पर आ जाते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे उसी से आगे हम बढ़े। हमारा लास्ट जो न्यूमेरिकल है वो है न्यूमेरिकल नंबर 13। न्यूमेरिकल नंबर 13 जिस रूप में दिया गया है, वास्तव में उस रूप में पूर्व समय में जब आपके ये सिलेबस, पिछला सिलेबस था, उसमें एक टॉपिक के रूप में हुआ करता था। लेकिन वो टॉपिक जो था वो लगभग इससे मिलता जुलता था, ऐसा नहीं था, ये नहीं था, लेकिन इससे मिलता जुलता था। वो था अचालक गोले के कारण, अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो प्रश्न है वो क्या है, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। ये प्रश्न कह रहा है, 13वां जो न्यूमेरिकल है, अंतिम न्यूमेरिकल है हमारा, कहता है कि परमाणु के प्रारंभिक प्रतिरूप में यह माना गया कि ZE का बिंदु आमाप का धनात्मक आवेश नाभिक में होता है, जो कि त्रिज्या R एक समान R के एक समान घनत्व के ऋणावेश से घिरा होता है। परमाणु पूर्ण रूप से विद्युत उदासीन है। प्रतिरूप के लिए नाभिक से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ये प्रश्न है हमारा। ये कह रहा है कि जो प्रारंभिक प्रतिरूप था ना नाभिक का, उसमें ये माना जाता था, सॉरी परमाणु का, उसमें माना जाता था कि एक छोटा सा नाभिक है जिसमें ZE धनात्मक आवेश और इसके चारों तरफ जो है ना ऋणात्मक आवेश बराबर बराबर रूप से फैला हुआ है। मतलब कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते थे इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं माना जाता था कि ये कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके कारण और ये जो नाभिक है इसके कारण, इन दोनों के कारण जो टोटल आवेश है वो 0 होता था, विद्युत उदासीन है, ये माना गया था। नाभिक का जो जगह थी वो बहुत कम मानी गई थी, इतनी कम कि परमाणु की तुलना में उस घेरे गए स्थान को, उसके आवेश को नहीं, उसके प्रभाव को नहीं, उस घेरे गए स्थान को बहुत छोटा सा माना जा सकता है, ठीक है। अब इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है कि इस परमाणु के केंद्र से, अगर ये R त्रिज्या का परमाणु है, कैपिटल R,
तो स्मॉल आर दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। अब ये स्मॉल आर दूरी इस कैपिटल आर दूरी से बड़ी हो सकती है, यानी कि ये बिंदु इस परमाणु के बाहर हो सकता है। दूसरा कि ये इस परमाणु के पृष्ठ पर हो सकता है, और तीसरा कि ये इस परमाणु के अंदर हो सकता है। यानी स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है और बराबर हो सकता है। बड़ा, छोटा और बराबर। हम बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि चूंकि परमाणु विद्युत उदासीन है तो उसमें जो टोटल आवेश होगा Q, उसका मान होगा 0। और ऐसा कब हो सकता है? जब उसमें धनात्मक आवेश Ze है तो ऋणात्मक आवेश भी Ze हो, वो भी माइनस का। तो ये दोनों कट जाएंगे और टोटल आ जाएगा आपके पास में 0। ठीक है ना, परमाणु के अंदर टोटल आवेश 0 है। अब मैं सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला हम लेते हैं कि जब बिंदु जो है वो परमाणु के बाहर हो, यानी कि स्मॉल आर का जो मान है वो कैपिटल आर से बड़ा हो। ये हमारा परमाणु है, ध्यान से समझिएगा, जिसमें टोटल आवेश कितना है? 0। ठीक है, 0 कैसे हो गया कि ये मैं इसको अलग से भी बना रहा हूं। 0 कैसे हो गया? तो हम कहेंगे भाई इसमें नाभिक में तो है Ze आवेश और इसके बाहर है माइनस का Ze आवेश। ठीक है, जैसा कि इसमें ये दिखाया हुआ है मैंने, ये माइनस का Ze आवेश और ये प्लस का Ze आवेश। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई आपको इसके बाहर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो हम सब जानते हैं विद्युत क्षेत्र की गणना करनी हो तो हम गाउस का नियम काम में ले सकते हैं। लेकिन गाउस का नियम क्या कहता है कि आपको जिस बिंदु पर ज्ञात करना है वो गाउस से पृष्ठ पर होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, इसके चारों तरफ एक बंद पृष्ठ मान लेते हैं। कैसा? स्मॉल आर त्रिज्या का, जैसे गोलीय कोष में हमने माना था। और इस बंद पृष्ठ के किसी बिंदु पर हमने एक अल्पांश ले लिया। ठीक है, तो ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो हमेशा क्या होगी? आर की दिशा में होगी, और इस अल्पांश के क्षेत्रफल की दिशा भी इधर ही होगी, यानी दोनों एक ही दिशा में होंगे। अब हम सब जानते हैं कि फ्लक्स फाई बराबर होता है समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, जैसे गोलीय कोष में क्या था वो वही कर रहा हूं मैं। और फाई का जो मान है वो होता है E/ds cos ऑफ थीटा। वैसे तो इसको आप लिख सकते हो E.ds, ठीक है, लेकिन इस डॉट को हटाओगे तो आपके पास में क्या आएगा? E/ds cos थीटा। ठीक है, E/ds cos थीटा। मैं इस समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट में फाई की जगह रख सकता हूं E/ds cos थीटा। तो E/ds cos थीटा जब हम रखेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, देखते हैं। आपके पास में आ जाएगा, फाई की जगह पर हमने रख दिया है, ये फाई के जगह पर मैंने रख दिया E/ds cos थीटा। और ये किसके बराबर है? समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन ऑफ Q का मतलब क्या है? गाउसीय पृष्ठ के भीतर का आवेश। तो गाउसीय पृष्ठ हमारा कौन सा है? ये बड़ा वाला गोला, स्मॉल आर त्रिज्या का जो गोला है वो, और जो छोटे और जो कैपिटल आर त्रिज्या का गोला है वो परमाणु है। तो स्मॉल आर त्रिज्या का जो गोला है उसका टोटल आवेश। अब सोचो, 1 मिनट के लिए सोचना कि ये बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा है कि एक फुटबॉल के अंदर एक छोटी बॉल रखी हुई है आपने, और फुटबॉल जो है उसको आप मान लो काल्पनिक है। वो वास्तव में ऐसी कोई फुटबॉल है ही नहीं, क्योंकि गाउसीय पृष्ठ को तो हम काल्पनिक मानते हैं। ठीक है, जो छोटी बॉल है वो परमाणु की तरह है। यानी कि अगर मैं कहूं तो आवेश अगर है तो वो छोटी बॉल में है। इमेजिन करो कि आपके पास एक बॉल है, ठीक है, और वो एक दूसरी बॉल में घिरी हुई है। उस छोटी बॉल में जितना आवेश है, बड़ी बॉल में कितना आवेश होगा भाई? बड़ी बॉल का आवेश निकालना तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से मैं बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा इमेजिन करना। आप इमेजिन करोगे तभी आप बता पाओगे मेरे प्रश्न का उत्तर। मैं इसको पूरे को मिटा करके वापस से बना के बता रहा हूं। ये परमाणु है, ये चारों तरफ से हमने गाउसीय पृष्ठ घिरा हुआ मान लिया। मुझे बताओ कि ये जो बड़ा वाला वृत्त या गोला, सॉरी बड़ा वाला गोला आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको आवेश निकालना है कि टोटल कितना आवेश है इसके अंदर। तो कैसे हम निकाल सकते हैं कि भाई एक तो ये छोटे गोले में कितना आवेश है ये बता दो, और दूसरा छोटे गोले और बड़े गोले के बीच में कितना आवेश है। जो बीच वाला भाग है ना, ये बीच वाला भाग, ये बीच वाला भाग, ये बीच वाला भाग, इस बीच वाले भाग में कितना आवेश है बता। ठीक है, सही बोल रहा हूं कि मैं गलत बोल रहा हूं? समझ में आई कि नहीं आई बात बच्चों? बड़े गोले का आवेश कैसे निकालेंगे सब? ठीक है, अब मुझे बताओ कि इस बड़े गोले का आवेश मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? छोटे गोले का आवेश और बड़े गोले और छोटे गोले के बीच का आवेश निकालना पड़ेगा। तो छोटे गोले का टोटल आवेश कितना है?
छोटे गोले का यानी परमाणु का टोटल आवेश कितना है? 0 है। 0 ठीक है। 0 मैंने टोटल आवेश क्यों लिया? क्योंकि पूरा का पूरा परमाणु इसके अंदर है, परमाणु का कोई भी हिस्सा इस गोले से बाहर नहीं है, इसलिए पूरा आवेश लिया। अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि छोटे गोले और बड़े गोले के बीच में कितना आवेश है? छोटे गोले और बड़े गोले के बीच में कितना आवेश है? मैं आपको फिर से बोल देता हूं कि ये छोटे गोले के चारों तरफ हमने काल्पनिक रूप से ये बड़ा गोला माना है, और जो भी आवेश था उस छोटे गोले में एक तो नाभिक होता है और उसके अंदर धन ऋणावेश होते हैं, इसके बाहर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो मुझे बताओ छोटे गोले और बड़े गोले के बीच में कितना आवेश है? कुछ भी नहीं। 0 आवेश है। बिल्कुल, सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसके बीच में भी क्या है? 0 आवेश है, क्योंकि तो हमने काल्पनिक रूप से माना है। तो बड़े गोले में टोटल आवेश कितना हो गया कि भाई बीच में भी 0 है और छोटे गोले में भी 0 है, तो टोटल आवेश आ गया आपके पास में 0। ठीक है, अब हमारे फॉर्मूले पर हम आते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था? ई डी एस कॉस ऑफ थीटा बराबर समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो समीशन ऑफ क्यू है इसका मान कितना हो जाएगा? 0। समीशन ऑफ क्यू का मान कितना हो जाएगा? 0। तो ई डी एस कॉस ऑफ थीटा बराबर 0। अब देखो, अगर आपको दिया हुआ है कि ए बी और सी का गुणा, ध्यान से समझना मेरी बात को, ए गुणा बी गुणा सी बराबर 0 है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है या तो ए 0 है, या तो बी 0 है, या तो सी 0 है, या फिर ए और बी दोनों 0 हैं लेकिन सी 0 नहीं है, या फिर बी और सी दोनों 0 हैं लेकिन ए 0 नहीं है, या फिर ए और सी दोनों 0 हैं लेकिन बी 0 नहीं है, और या फिर ए बी और सी तीनों ही 0 है। मतलब ए बी और सी का गुणा अगर 0 है तो इसका मतलब उन तीनों में से कोई एक या कोई दो या तीनों 0 होंगे, तो ही ये 0 आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 0 को किसी से गुणा करो तो ये 0 आ सकता है। तो हमारे पास में क्या हो सकता है कि भाई या तो cos थीटा का मान 0 है, या ds का मान 0 या e का। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं ds की। तो ds तो 0 नहीं है। क्यों नहीं है? अरे ds यानी कि जो अल्पांश है वही 0 हो जाएगा, तो आप किसके विद्युत क्षेत्र की और किसके फ्लक्स की गणना करोगे? तो अल्पांश का क्षेत्रफल तो 0 नहीं हो सकता है। अल्पांश हमने लिया है, इसको मिटाकर वापस बना देता हूं मैं। ये छोटा गोला था हमारा परमाणु, उसके चारों तरफ हमने r त्रिज्या का बड़ा गोला मान लिया, ये अल्पांश है। इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र सॉरी इसका क्षेत्रफल तो 0 हो ही नहीं सकता, तो ds तो 0 नहीं हो सकता। हमने गोलीय कोश वाले में भी देखा था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा रेखीय त्रिज्य दिशा में होती है, यानी त्रिज्या की दिशा में, और जो क्षेत्रफल की दिशा है इस अल्पांश की वो भी कहाँ होगी? इसी दिशा में। तो दोनों एक ही दिशा में होंगे तो कोण थीटा का मान क्या आ जाएगा? 0। थीटा का मान 0 आया है, लेकिन कॉस थीटा में जब थीटा का मान 0 रखोगे तो आएगा 1, यानी कि आपके पास में कॉस थीटा का मान भी 0 नहीं होगा। तो कॉस थीटा भी 0 नहीं है, ds भी 0 नहीं है और कॉस थीटा भी 0 नहीं है, तो बचा कौन? e। इसका मतलब तो e 0 होगा, क्योंकि अगर e भी 0 नहीं हुआ तो इन तीनों का गुणा 0 नहीं आ सकता। इन तीनों का गुणा 0 आ रहा है, इसका मतलब e 0 है। तो हम क्या कहेंगे कि जो बड़ा वाला गोला है उसके पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। बड़े वाले गोले के पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत फ्लक्स का मान और विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। अब देखो, ये छोटा गोला था और ये बड़ा गोला था। हमने कहा कि बड़े गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, तो बड़े गोले का पृष्ठ कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर है। इसका मतलब स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। ये हमने निकाल लिया। अब अगर आपको कहे कोई कि भाई इतना बड़ा गोला मत लो, थोड़ा सा छोटा गोला लो, आप ये जो गोला लिया है यानी स्मॉल r जो लिया है आपने, वो आप कैपिटल R से बड़ा तो लो, पर जैसे मान लो कैपिटल R का मान 5 था और स्मॉल r का मान 10 था, तो आप स्मॉल r का मान 10 मत लो, 7 ले लो, और कैपिटल R का मान 5 ले लो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला बनाना पड़ रहा था, अब थोड़ा छोटा। पहले इतना बड़ा गोला बनाना पड़ रहा था, बड़ा गोला ज्यादा बड़ा गोला बनाना पड़ रहा था, अब थोड़ा छोटा गोला बनाना पड़ेगा। कोई आपको कहे कि भाई 7 का भी मत लो, आप तो ऐसा कर लो कि भाई 6 सेंटीमीटर वाला ले लो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप थोड़ा सा और छोटा गोला बनाना पड़ेगा। और अगर कोई आपको कहे कि 5 के बराबर का ले लो, तो क्या करना पड़ेगा?
तब आपको दोनों गोले बराबर साइज के बनाने पड़ेंगे। ठीक है, बराबर साइज। अब अगर मैं इस पे अल्पांश लूं और विद्युत क्षेत्र की गणना करना चाहूं तो मैं अब क्या कहूंगा कि भाई बड़ा गोला और छोटा गोला दोनों बराबर हैं, इसलिए जो स्मॉल आर त्रिज्या का गोला और कैपिटल आर त्रिज्या का गोला ये दोनों बराबर हो गए हैं, तो स्मॉल आर त्रिज्या के गोले में भी उतना ही आवेश होगा जितना कि कैपिटल आर त्रिज्या के गोले में होगा। तो कैपिटल आर त्रिज्या का गोला कौन है? परमाणु है। और परमाणु में टोटल आवेश कितना है? परमाणु में टोटल आवेश है 0। तो यहां पर भी विद्युत क्षेत्र का मान कितना आ जाएगा? 0। तो फर्स्ट और सेकंड में तो विद्युत क्षेत्र का मान 0 आ गया। अब इंपॉर्टेंट काम आएगा, ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो अब जो बात आएगी उसको बहुत ध्यान से समझना। ये है हमारा परमाणु। अब मैंने परमाणु थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, ये नाभिक है Z, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तीसरा प्रश्न कहता है कि स्मॉल r जब कैपिटल R से छोटा हो, यानी आपको बिंदु कहां लेना है? ऐसी दूरी पर लेना है जो इस परमाणु के अंदर ही हो। भाई स्मॉल r क्या होता है? केंद्र से उस बिंदु की दूरी जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अगर ये छोटा हो जाए कैपिटल R से तो बिंदु कहां जाएगा? अंदर। यानी जो गाउसीय पृष्ठ हम पहले परमाणु के बाहर मान रहे थे, अब वो परमाणु के हमको क्या मानना पड़ेगा? अंदर मानना पड़ेगा। अंदर मान लिया, ठीक है। तो अब पहले गाउसीय पृष्ठ कैसा था हमारे पास में? हमारे परमाणु से बड़ा गोला था। अब गाउसीय पृष्ठ कैसा है? हमारे परमाणु से छोटा गोला, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, जो मैं बता रहा हूं उसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सोचो कि हमारे पास में जो टोटल आवेश था परमाणु में, ठीक है, उसमें 5 कूलाम तो था धनावेश और 5 ही कूलाम था ऋणावेश, तो टोटल कितना आ गया था? 0, ठीक है। अब अगर मैं देखूं कि छोटे गोले में मुझे निकालना है, ये छोटा गोला, ये जो गाउसीय पृष्ठ मैंने बनाया, छोटा गोला कौन है? गाउसीय पृष्ठ। और बड़ा गोला कौन है? परमाणु, ठीक है। तो अगर मुझे छोटे गोले का आवेश निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इस छोटे गोले के अंदर जितना आवेश है उसको कैलकुलेट करना, और अगर इसमें धनावेश और ऋणावेश है तो दोनों को जोड़ देना है, आपके पास में टोटल आवेश आ जाएगा। तो हमें पता है कि छोटे गोले में धनावेश कितना है? कोई बता सकता है कितना धनावेश होगा? ये जो छोटा गोला हमने माना इसमें धनावेश Ze क्यों होगा? क्योंकि जो बड़े गोले का नाभिक था, परमाणु का नाभिक था, वो छोटे गोले के अंदर ही है अभी, और नाभिक में धनावेश होता है। तो जितना परमाणु में धनावेश है उतना ही इस छोटे गोले में भी धनावेश होगा, यानी कि हो गया Ze, ठीक है। प्लस पहले जब हम पूरा परमाणु ले रहे थे तो जो ऋणावेश था वो था माइनस का Ze। अब मैं इसको एक संख्या से ले रहा हूं, मैं Ze नहीं लिख करके मैं इसको क्या लिख रहा हूं? Ze का मान, यानी मान लो कि जो नाभिक है उसमें जो आवेश है वो है 5 कूलाम। तो अगर मैं इस छोटे गोले जो गाउसीय पृष्ठ है, ये जो गाउसीय पृष्ठ है जिसमें मैं बार बार घेरा करता जा रहा हूं, गहरा कर दिया मैंने इसको, इसमें धनावेश तो हो गया 5 कूलाम। अब मुझे क्या करना है? इसमें से ऋणावेश को माइनस करना है। जब मैंने पूरा परमाणु लिया तो टोटल ऋणावेश 5 कूलाम था माइनस का। अब मैं जब छोटा गोला ले रहा हूं तो ऋणावेश 5 कूलाम होगा या उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा? कितना होगा? कम होगा। डेफिनेटली कम होगा, यानी कि 4 कूलाम भी हो सकता है, यानी कि 3 कूलाम भी हो सकता है, यानी कि 2 कूलाम भी हो सकता है। ये हमें नहीं पता है कितना है, अभी ये हमें नहीं पता है कितना है, लेकिन कितना भी हो सकता है। पर अब एक खास बात तो पता चल गई कि Q का मान अब 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो हमारा गाउसीय पृष्ठ है उसमें सारा का सारा आवेश नहीं है, कुछ आवेश उसके बाहर भी है। पहले वाले गाउसीय पृष्ठ में धनावेश और ऋणावेश दोनों उसके अंदर थे, पूरे के पूरे धनावेश और पूरे के पूरे ऋणावेश उसके अंदर थे, इसलिए टोटल आवेश 0 आ रहा था। लेकिन अब जो गाउसीय पृष्ठ लिया है हमने उसमें पूरे धनावेश तो अंदर है लेकिन पूरे ऋणावेश अंदर नहीं है, इसलिए जो टोटल मान है वो 0 नहीं आ रहा है। तो अब हम कैसे निकालें भाई टोटल आवेश? तो हम कहेंगे भाई धनावेश तो हमें पता है, वो तो है Ze, ठीक है। ऋणावेश को मैं मान लेता हूं माइनस का Q डैश, ये नीचे माइनस, नीचे जो माइनस लगाया है ना, ये नीचे माइनस बताता है कि ऋणावेश है, ये सिर्फ चिन्ह है। और आगे जो माइनस लगाया है वो लगाया है क्योंकि ऋणावेश तो हमको घटाना पड़ेगा, ऋणावेश तो हमें क्या करना पड़ेगा?
घटाना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि टोटल आवेश हमने निकाले। टोटल आवेश कैसे निकालोगे? छोटे गोले का आवेश निकालना है तो ZE धनावेश में ऋणावेश को जोड़ दो। अभी ऋणावेश की जगह मैंने Q डैश इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता ही नहीं कितना आवेश है, लेकिन हमें एक बात पता है। और वो बात क्या पता है? ध्यान से समझना कि ये मान लो कि आपके पास आपके घर में एक दीवार है, ठीक है ना, ये एक दीवार है और इस दीवार के ठीक बीचों बीच एक चींटी है। आपसे पूछा जाए कि आपके घरों में दीवार होती है ना, बड़ी दीवार होती, आपसे कोई आके पूछे अरे भाई तुम्हारी दीवार पे चींटी हो रही क्या, तो आप क्या कहोगे? सोच के बताओ। नहीं। मेरी बात सुन रहे हो आप? नहीं। क्यों भाई नहीं क्यों कहा आपने? चींटी तो है, एक चींटी है, फिर नहीं क्यों कहा? एक चींटी तो है ना, फिर नहीं क्यों कहा? क्योंकि हम ये मानते हैं कि उस पूरी दीवार की तुलना में उस चींटी ने जितनी सी जगह घेरी हुई है वो बहुत कम है। लेकिन अब ये बहुत सारी चींटियां हो जाए तो हम उनको नेग्लेक्ट नहीं कर पाते। समझ में आई मेरी बात? ऐसे अगर मान लो दीवार में बिल्कुल बारीक एक कील के ऑलपिन जैसा छेद है, तो क्या आप ये कहोगे कि दीवार में छेद है? आपकी शर्ट में छेद होते हैं ना बहुत सारे, जिसमें से पानी बाहर निकल जाता है, उनको आप छेद मानते हो क्या? उनका आप छेद मानते ही नहीं हो। क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा होता है। तो ऐसे ही जो नाभिक का साइज है, जो नाभिक का साइज है वो बहुत छोटा है, ठीक है। परमाणु में नाभिक का जो साइज है वो बहुत छोटा है। तो ये हमारा पूरा परमाणु है और ये नाभिक है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें इसका घनत्व आपको निकालना है नाभिक का, तो घनत्व निकालने के लिए जैसे मैं यहां पर अल्पांश लूं, ठीक है ना, नाभिक को छोड़ करके किसी भी हिस्से में अल्पांश लो, तो हम घनत्व कैसे निकालेंगे? उस अल्पांश में आवेश बटा वो अल्पांश का अगर आपने आयतन लिया है तो आयतन, अगर वो पृष्ठ लिया है तो क्षेत्रफल, ठीक है। आप कहीं पर भी ले लो इस पूरे परमाणु, तो आप देखोगे कि अधिकांश जगह पर जब आप इसका घनत्व निकालोगे तो उसमें केवल ऋणावेश आएगा, धनावेश नहीं आएगा, क्योंकि धनावेश बहुत छोटे से भाग। धनावेश कब आएगा? जब अल्पांश आप नाभिक के चारों तरफ लोगे। नाभिक के अलावा आपने कहीं पर भी ले लिया तो आपके पास में जो घनत्व आएगा वो केवल ऋणावेश पर निर्भर करेगा। तो हम थोड़ी सी देर के लिए मान लेते हैं, चूंकि नाभिक ने बहुत कम स्थान घेरा हुआ है, इसलिए घनत्व निकालने के लिए नाभिक को एब्सेंट माना जा सकता है। अब मैं घनत्व निकालूंगा किसका? पहले तो पूरे परमाणु का घनत्व निकालता हूं। रो इज इक्वल टू पूरे परमाणु का घनत्व हो गया Q माइनस, माइनस क्यों लिया? क्योंकि घनत्व केवल ऋणात्मक आवेश के कारण है। ऋणात्मक आवेश ही एक समान रूप से फैला हुआ है, धनात्मक आवेश ने बहुत कम जगह घेरी हुई है। 4/3 पाई आर क्यू। और अगर मैं इस बड़े गोले यानी परमाणु के अंदर जो हमने गाउसीय पृष्ठ माना है उसका घनत्व निकालना चाहता तो उसका घनत्व कितना आएगा आपके पास में? उसका घनत्व आपके पास में आएगा रो इज इक्वल टू Q माइनस डैश, क्योंकि छोटे गोले का ऋणावेश हमने कितना माना है? Q माइनस अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। छोटे गोले का ये हो गया। दोनों को रो क्यों माना है? क्योंकि ऋणावेश हम घनत्व के लिए उत्तरदायी किसको मान रहे हैं? ऋणावेश को, और ऋणावेश एक समान रूप से फैला हुआ है। बच्चों मुझे ये बताओ कि ये घनत्व वाली जो लाइन है ये आपके समझ में आई या नहीं आई? अगर ये लाइन समझ में आएगी तो ही आप क्वेश्चन में आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ये बताएं घनत्व वाली लाइन समझ में आई कि नहीं आई? सर एक बार वापस जब हम बोलिए। घनत्व निकालते, वापस से बोल देता हूं मैं, जब भी हम घनत्व निकालते हैं तो घनत्व निकालने का तरीका होता है आवेश बटा वो स्थान का क्षेत्रफल या आयतन या लंबाई जिसमें आवेश है। चूंकि परमाणु में ज्यादातर आवेश ऋणावेश चारों तरफ फैला हुआ है, धनावेश ने बहुत कम जगह घेरी हुई है, तो जब हम घनत्व निकालेंगे तो देखो घनत्व का सूत्र क्या होता है? मैंने कहा घनत्व का सूत्र होता है आवेश बटा वो भाग जिसमें ये आवेश था, ठीक है। अब सोचो कि आपके कमरे में एक दीवार पर बहुत सारी मक्खियां हैं, बहुत सारी मक्खियां, और उन मक्खियों के बीच में कहीं पर 2 या 3 चींटियां हैं, ठीक है ना। आपको अगर कहते हैं कि वे मक्खियों का या इस दीवार पे जो चल रहे हैं मक्खी और चींटियां,
इनका घनत्व निकालो। तो आप क्या करते हैं, इस पे छोटा छोटा सा भाग बनाते, अल्पांश बनाते, और उसमें आपको घनत्व निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि आप लिखते हुए मक्खियों की संख्या बटा क्षेत्रफल, या मक्खी और चींटियों की संख्या बटा क्षेत्रफल। ठीक है, जब आप ऐसा करते तो इस दीवार के अधिकांश भागों का जब आप घनत्व निकालते तो उसमें मक्खियों की और चींटियों की संख्या कितनी होती, या हम ये कहें कि टोटल जो संख्या होती उसमें चींटियों की संख्या कितनी होती अधिकांश जगह पर। नहीं समझे उदाहरण? नहीं होती सर, बहुत कम होती। बहुत, जब मैं कह रहा हूं 2-3 ही होती तो नहीं, बहुत कम क्यों होती, 2-3 तो अपने आप में खुद ही कम होगी, 2-3 कितनी सी जगह घेरती। आपके घर में एक दीवार है, चलो एक और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। आपके दीवार पे, आपके घर में दीवार पे हर जगह समझ लो पीला रंग करा हुआ है, और बीच में एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा मक्खी के बराबर लाल रंग का घेरा बना दिया। अब आपको कहा भाई दीवार पे आप छोटे 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 हिस्से बना दो, उसको छोटे 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 टुकड़ों में बांट दो, और आप इसमें ये जो रंग है इसका घनत्व निकालो कि कितने भाग में फैला हुआ है। तो जब आप घनत्व निकालोगे उन छोटे छोटे हिस्सों का, तो अधिकांश भागों में आपको कौन सा रंग लेना पड़ेगा, लाल या पीला? तो अधिकांश भागों में पीला लोगे आप, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो परमाणु है उसमें जो धनावेश है वो बहुत कम जगह में गिरा हुआ है, यानी नाभिक, और ऋणावेश बहुत ज्यादा जगह में है, इसलिए आप अधिकांश जगह का जब घनत्व निकालोगे तो उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा, ऋणावेश होगा। जैसे इस घनत्व के लिए उत्तरदायी कौन था, पीला रंग था, क्योंकि वो ज्यादा भाग में फैला हुआ है, और जो लाल रंग है वो बहुत सूक्ष्म भाग में, इसलिए आप उसको क्या कर सकते थे, नेग्लेक्ट कर सकते थे। आपसे कोई ये भी पूछता कि दीवार कैसी है, तो आप कहते पीली है। आप ये नहीं कहते पीला के बीच में लाल है, आप ये नहीं कहते कि पीले के बीच में लाल है, आप ये कहते पीली है। भले उसमें लाल टेम की आपको बिल्कुल दिख रही है, क्लियर बिंदी के रूप में दिख रही है, लेकिन आप उसको लाल नहीं कहते। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम घनत्व निकाल रहे हैं पूरे परमाणु का, तो उसमें जो नाभिक है वो बहुत कम जगह घेरता है, इसलिए नाभिक को हम घनत्व में शामिल नहीं करेंगे। और अगर मैं इसके अंदर का गाउसीय पृष्ठ लूं, जो अभी हमने थोड़ी देर के लिए माना था, तो उसमें भी नाभिक बहुत छोटी जगह घेरता है, इसलिए इसको भी हम शामिल नहीं करेंगे। तो घनत्व निकालने के लिए मैं क्या ले रहा हूं, केवल घनत्व निकालने के लिए मैं ले रहा हूं केवल ऋणावेश। तो रो घनत्व बराबर हो गया ऋणावेश बटा आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो हो गया पूरे परमाणु का घनत्व। जब मैंने कैपिटल आर लिया है तो पूरे परमाणु का ऋणावेश बटा पूरे परमाणु का आयतन। जब मैं गाउसीय पृष्ठ यानी कि परमाणु के अंदर वाले भाग का घनत्व निकालूंगा तो आएगा हमारे पास में रो बराबर क्यू माइनस डैश। क्यू माइनस का मतलब ऋणावेश और डैश का मतलब इस छोटे वाले भाग में जो लिया हमने, बटा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, छोटे वाले गोले का आयतन। दोनों को क्यू क्यू लिया है क्योंकि हमें कहा हुआ है कि जो आवेश का वितरण है वो एक समान है। जब आवेश का वितरण एक समान होता है तो घनत्व बराबर आते हैं। तो ये दोनों समीकरण बराबर आ गई। अब अगर मैं पहली समीकरण में, ये दूसरी समीकरण में पहली समीकरण का भाग दे दूं, ये दूसरी समीकरण में पहली समीकरण का भाग दे दूं, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, देखते हैं, भाग देते हैं अभी अपन। आपके पास में आएगा भाग देने पर दूसरी समीकरण में तो एक हिस्सा तो आपके पास में क्यू माइनस डैश बटा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और नीचे आ जाएगा क्यू माइनस अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर रो बटा रो। तो रो से रो कट गया, 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है, आपके पास में क्या रह गया, ऊपर रह गया क्यू माइनस डैश अपॉन आर क्यूब, और नीचे रह गया क्यू माइनस माइनस बटा कैपिटल आर क्यूब बराबर 1। ठीक है, बराबर 1। अब एक और खास बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये Q माइनस जो हमने लिया है ये तो है परमाणु का टोटल ऋणावेश, और Q माइनस डैश जो हमने लिया वो है गाउसीय पृष्ठ का टोटल ऋणावेश। ये हमने यहाँ पर भी निकाला हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, मैंने भाग दे दिया है, ये इस लाइन में आपको दिख रहा होगा, ये भाग दे दिया है। ठीक है, अब अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो आगे सॉल्व करूंगा तो जैसे अभी मैंने निकाला था वो आपके पास में रह जाएगा, क्या रह जाएगा, ऊपर तो Q
माइनस डैश अपॉन स्मॉल आर क्यूब और नीचे आ जाएगा क्यू माइनस अपॉन कैपिटल आर क्यूब बराबर रो बटा रो बराबर आ गया 1। इस पूरे को इधर ले जाओ, ये राइट में ले जाओ, जो नीचे वाली राशि उस पूरे को राइट में ले जाओ, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, पूरे को अगर मैं राइट में ले जाऊं तो आपके पास में आ जाएगा बराबर क्यू माइनस अपॉन आर क्यूब। अब ये क्यू माइनस का मान रख देता हूं। क्यू माइनस कौन है, पूरे परमाणु का ऋणावेश, और पूरे परमाणु का ऋणावेश है जेड ई। ठीक है, मैंने यहाँ पे चिन्ह नहीं लिया, केवल मान लिखा है, चिन्ह लेता तो माइनस रख देता। इस स्मॉल आर क्यूब को भी इधर ले जाओ तो आपके पास में आ जाएगा क्यू माइनस डैश बराबर जेड ई आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। और ये जो क्यू माइनस डैश है, ये जो मैं लिख रहा हूं ना क्यू माइनस डैश, ये क्यू माइनस डैश जो मैंने लिखा है ये क्या चीज है भाई, कोई बता सकता है मेरे को, ये क्यू माइनस डैश क्या चीज है? क्यू माइनस डैश क्या चीज है, कोई बता सकता है क्या? सर वो गाउस के ये नियम में है जो कार्य था ना उसके अंदर का आवेश। बिल्कुल इसने कहा, लेकिन एक छोटी सी बात ये छोड़ दी इसने कि जो हमने गाउसीय पृष्ठ माना था, ये कह रहा है उसका आवेश है, उसका आवेश नहीं, उसका ऋण आवेश है। हमने केवल ऋणावेश लिया, घनत्व में हमने केवल ऋणावेश लिया था तो ये ऋणावेश निकाला है, तो ये गाउसीय पृष्ठ का ऋणावेश तो आ गया आपके पास में। अब आपको टोटल आवेश निकालना है गाउसीय पृष्ठ का, तो क्या करोगे, उसके धनावेश को और ऋणावेश को जोड़ दो। ये जो हमने घनत्व निकाला था ना, उसमें हमने धनावेश को क्यों छोड़ दिया था, ऋणावेश का मान निकालने के लिए। तो अब अगर मुझे छोटे वाले भाग का कुल आवेश निकालना है, छोटे गाउसीय पृष्ठ का कुल आवेश निकालना है, ये कुल आवेश निकालना है समेशन ऑफ क्यू, तो इसके धनावेश जेड ई और ऋणावेश जो अभी अभी हमने निकाला है इसको जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ दिया, दोनों में से जेड ई कॉमन आ गया और आर ले लिया एलसीएम, तो आपके पास में ये आ जाएगा। या फिर दोनों में से जेड ई कॉमन ले लो तो ये इस तरीके से आपके पास में आ जाएगा 1 माइनस कैपिटल आर स्मॉल आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। बस अब आपको कुछ नहीं करना, आपको जो सूत्र काम में लिया था हमने फ्लक्स फाई का, फाई बराबर समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर होता है ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको टोटल के लिए निकालना है तो समाकलन कर दीजिए, इस समाकलन में से ई बाहर आ रहा है, इंटीग्रेशन डीएस, और कॉस में थीटा का मान 0 है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कॉस 0 बराबर होता है 1। तो ये पूरा मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे चल रहा है जैसे गोलीय कोष में चलता था, बस एक छोटी सी चीज जो बदली है वो मैं आपको फिर से बता दूंगा यहाँ पर कि क्या बदला है। तो ये हमने यहाँ पर निकाला हुआ, देखो ईडीएस कॉस 0 का मान होता है 1, तो ये रह जाएगा ईडीएस। अब डीएस का इंटीग्रेशन का मतलब है अल्पांश क्षेत्रफलों का योग। अब अल्पांश हम कहाँ लेते हैं, गाउसी पृष्ठ पर, और गाउसी पृष्ठ क्या था, छोटा गोला, तो छोटे गोले का क्षेत्रफल लेना पड़ेगा आपको। छोटे गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब ये जो समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इसमें 4 पाई आर स्क्वायर को आप इधर नीचे की तरफ लेके चले जाओगे तो आपके पास में आ जाएगा ई बराबर समीशन ऑफ क्यू, ई बराबर समीशन ऑफ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें आपको क्या करना है, केवल समीशन ऑफ क्यू का मान रखना है। ये समीशन ऑफ क्यू का हमने मान रख दिया, जेड ई 1 माइनस स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और ये जो नीचे आर स्क्वायर है ये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये जो 1 अपॉन आर स्क्वायर है, इसको जब आप अंदर गुणा करोगे तो ये 1 से भी गुणा होगा, और ये आर क्यूब अपॉन आर क्यूब से भी, स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब से भी गुणा होगा। 1 से गुणा होगा तो 1 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, और 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर जब स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब से गुणा होगा तो आर स्क्वायर से 2 घात कट जाएगी, 1 घात रह जाएगी आपके पास में, तो ये आ जाएगा आपके पास में स्मॉल ऑफ आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब देखो चेंज क्या हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस हमारा जो तरीका था उस तरीके में हमें आवेश निकालने के लिए कि टोटल आवेश कितना है, थोड़ा सा हमें काम करना पड़ा। टोटल आवेश कितना है, ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा अलग तरह का न्यूमेरिकल था,